नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया आज मैं आपको यशपाल जी द्वारा लिखित लखनवी अंदाज पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। यशपाल जी हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में से एक माने जाते हैं। अभी तक इनके बहुत सारे कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी कहानियों में यथार्थवादी परंपरा को दिखाया गया है। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर जमकर प्रहार किया है, जो कि बहुत ही सराहनीय माना जाता है। प्रस्तुत पाठ में यशपाल जी ने एक सामंती वर्ग अर्थात नवाबी वर्ग के ऊपर कटाक्ष किया है, जो कि वास्तविकता से अनजान बनावटी जीवन शैली जीने के आदी हैं। इस पाठ में लेखक ने उस नवाब को अपनी कहानी का विषय बनाया है, जो कि लेखक के सामने बैठकर अपनी ही अमीरी का प्रदर्शन करते हुए खीरे को काटकर उसकी फांकों को खाने की जगह सूंघकर ही उसके स्वाद का अनुभव करते हैं और सूंघकर धीरे धीरे एक एक करके सारी फांकों को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। ऐसा करके वो ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि मानो सूंघकर ही उन्हें तृप्ति हो गई हो और उन्हें खाने का कोई भी शौक ना रहा हो। प्रस्तुत कहानी में लेखक एकांत में भीड़-भाड़ से बचकर एक नई कहानी लिखने के बारे में सोच रहा था और उसने सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट ले लिया। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वो भीड़-भाड़ से बच सके और अपनी एक नई कहानी लिख सके और साथ ही साथ खिड़की से बाहर के दृश्य का भी आनंद प्राप्त कर सके। गाड़ी स्टेशन से चल पड़ी थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। जो लेखक थे उन्होंने सोचा कि सेकंड क्लास का एक जो छोटा सा डिब्बा था वो खाली था और वो भागकर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। जब वो डब्बे के अंदर पहुंचे तो जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल उससे उल्ट था। डिब्बा जो था वो निर्जन नहीं था, यानी कि खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाब, जो कि सफेद पोश थे, वो बहुत ही सुविधा से उस बर्थ पर पालथी मारे हुए बैठे थे। उनके सामने दो ताजे चिकने खीरे पड़े हुए थे, जो कि उन्होंने तौलिए पर रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया। लेखक कहते हैं कि जब हम डिब्बे के में चढ़े तो हमें देखकर उस सज्जन यानी कि जो नवाब साहब बैठे हुए थे, उनकी आंखों में ऐसा दिखाई दे रहा था कि मानो हमारे चढ़ने से उनके एकांत में विघन आ गया हो। सोचा हो सकता है कि यह कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपरदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। लेखक कहता है कि हो सकता है कि वो ये इसलिए उनकी आंखों में असंतोष हो कि वो हमारे सामने बैठकर एक खीरे जैसी वस्तु को खा रहे हैं। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। लेखक कहते हैं कि जब हम डिब्बे में चढ़े तो नवाब साहब ने कोई भी ऐसा
चिन्ह नहीं दिखाया कि उन्हें हमारी संगति अच्छी लगी हो। कहते कि हमारे अंदर भी आत्मसम्मान था, इसी कारण हम भी उनके सामने वाली बर्थ पर बैठ गए और हमने भी आंखें चुरा ली। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। लेखक कहते हैं कि ठाली बैठे यानी कि खाली बैठे बैठे हर इंसान की एक आदत होती है कि वो कोई ना कोई कल्पना करने लग जाता है। कहते कि हम भी खाली बैठे सिर्फ यही सोचते रहे कि नवाब साहब को इतनी असुविधा और इतना संकोच जो हो रहा है उसका कारण क्या होगा। कहते हैं कि हमें लगा हो सकता है कि नवाब साहब इस डब्बे में अकेले ही यात्रा करना चाहते हों, इसीलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा हो और हमें सामने देखकर उन्हें ये अच्छा ना लगा हो कि हम भी उनके साथ सफ़र करें। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। कहते कि यह भी संकोच का कारण हो सकता है कि उन्होंने अपने सफ़र को काटने के लिए ही खीरे खरीदे हों, परंतु अब जब उनके सामने हम आकर बैठ गए तो हमारे सामने वो खीरे कैसे खाएंगे। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। अचानक ही नवाब साहब ने हमें संबोधन किया, हमें आवाज़ लगाई, आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब ने हमें आदाब अर्ज बोला और हमारे से खीरे खाने के बारे में पूछा। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि हमने भी अनुमान लगा लिया था कि आप हमें मामूली लोग समझ रहे हैं और इसीलिए ऐसी हरकत कर रहे हैं कि अचानक से हमें खीरे के लिए पूछ रहे हैं। लेखक कहते हैं कि हमने भी जवाब दिया कि नहीं शुक्रिया। कहते हैं कि उसके बाद नवाब साहब ने एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखा और खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। जिसकी तौलिए के ऊपर उन्होंने खीरे रखे हुए थे उसी तौलिए को उन्होंने उठाया और उसे झाड़कर सामने पूरी तरह से बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। कहते कि उन्होंने अपनी सीट के नीचे ही रखे हुए लोटे को उठाया, फिर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोना शुरू किया और बाद में उन्हें तौलिए से पोंछ लिया। फिर उन्होंने जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काट लिए और उन्हें गोंद कर झाग निकाल लिया। जैसे अमूमन हम लोग अपने घरों में करते हैं कि खीरे के दोनों सिरे जो होते हैं उनको हम काट लेते हैं और उसमें से झाग निकालते हैं। कहते हैं कि लेखक की कुछ ऐसा ही नवाब साहब ने भी किया और फिर उन्होंने खीरों को बहुत ही एहतियात से बहुत ही ध्यान से छीला और उनकी फांकों को यानी कि उनके छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें करीने से बहुत ही तरीके से तौलिए पर सजा दिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। कहते हैं कि लखनऊ स्टेशन पर जब खीरे खरीदे जाते हैं तो वहाँ पर बैठे हुए खीरा बेचने वाले जो लोग होते हैं वो उनको पता है कि लोग खीरे का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, उनके लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें होनी चाहिए। इसीलिए लेखक कहते हैं कि वो अपने पास जीरा मिला नमक रखते हैं और थोड़ी सी उसके अंदर लाल मिर्च मिला देते हैं और एक पुड़िया बनाकर खीरा खरीदने वाले को दे देते हैं। नवाब साहब ने बहुत ही करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक हाव
भाव भंगिमा और जबड़ों की स्फुरन से प्रकट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। कहते हैं कि नवाब साहब ने जब खीरे की फांकों को सजा दिया तो उन्होंने बहुत ही तरीके से, बड़े ही आराम से, जो खीरे के छोटे छोटे टुकड़े कर रखे थे, फांके बना रखी थी, उनके ऊपर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की जो पुड़िया खीरा बेचने वाले ने उनको दी थी, उसे उन्होंने उसकी फांकों के ऊपर छिड़क दिया। लेखक कहता है कि उनकी भाव भंगिमा और जबड़ों की स्फुरन से स्पष्ट था। कहता है कि जब वो ऐसा कर रहे थे तो उनकी भाव भंगिमा यानी कि चेहरे के हाव भाव जो थे, उससे ये स्पष्ट हो रहा था कि जब वो ऐसा कर रहे थे तो उनके मुंह में सिर्फ मात्र इस कल्पना से कि वो खीरा खाने वाले हैं और वो कितना खाने में स्वादिष्ट लगेगा, इसके रसास्वादन की कल्पना से ही प्लावित हो रखा था, यानी कि उनके मुंह में पानी आ रहा था। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि सिर्फ कल्पना मात्र से ही कैसे उनके मुंह में पानी आ रहा था और वो जल्दी से जल्द उस खीरे का स्वाद लेना चाहते थे। आगे लेखक क्या कहते हैं कि हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच कर सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। कहते हैं कि मियाँ रईस बनते हैं, यानी कि नवाब जो है वो बहुत रईस है, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं, यानी कि खीरा काटने का उन्होंने शुरू कर दिया है। उसके बाद नवाब साहब ने एक बार दोबारा से लेखक की ओर देखा और उन्हें खीरे के खाने के बारे में पूछा। क्या कहते हैं नवाब साहब? वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। कहते हैं कि आप भी शौक फरमाइए, यानी कि आप भी खीरा लीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है, यानी कि ये लखनऊ का प्रसिद्ध खीरा है। नमक मिर्च छिड़के दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था और लेकिन जो लेखक थे वो कहते हैं कि मेरे मुंह में पानी जरूर आ रहा था ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर, यानी कि नमक मिर्च बुरके हुए खीरे की रसीली फांके देखकर। कहते हैं कि मेरे मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन मैं एक बार खीरा खाने से इनकार कर चुका था, तो फिर मैं उसको कैसे ले सकता था। कहते कि मैंने आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा और उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमज़ोर है, काबिला शौक फरमाइए। कहते कि मैंने उनको बड़े ही अदब के साथ मना कर दिया कि शुक्रिया, इस समय मुझे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। तलब महसूस नहीं हो रही है अर्थात ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमज़ोर है, यानी कि मेरा शरीर इस समय इसको ग्रहण नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं ले सकता, आप ही इसे खाइए। नवाब साहब ने सतृषण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की से के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। एक लंबी सांस उन्होंने ली खिड़की से बाहर देखते हुए। खीरे की एक फांक उठाकर होंठों तक ले गए। कहते उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पर लेखक ने नवाब साहब की नवाबी का प्रदर्शन किया है कि नवाब साहब किस प्रकार से अपनी नवाबी दिखा रहे हैं। ऐसा उन्होंने क्या किया कि जिससे यह लगा कि वाकई में ये नवाब जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नवाबी का प्रदर्शन ही करना जानते हैं। कहते हैं कि उन्होंने खीरे के एक फांक को उठाया, एक टुकड़े को उठाया और उसे अपने होंठों तक ले गए। फांक को बड़े ही तरीके से सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। जब उन्होंने खीरे की फांक को सूंघा तो सूंघने से उन्हें एक अलग सा स्वाद का आनंद महसूस हुआ और इसी आनंद में उनकी पलकें जो थी वो बंद होना शुरू हो गई।
मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। उनके मुंह में बहुत पानी भर आया और उन्होंने उसका एक घूंट अपने गले से उतार लिया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। अब यहाँ पर नवाब साहब ने अपनी नवाबी का प्रदर्शन किया। कैसे प्रदर्शन किया कि उन्होंने फांक को सूंघा, उसका आनंद लिया। हालांकि उस फांक को देखकर उनके मुंह में पानी भर आया था, वे उसको खाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उस फांक को खाया नहीं, बल्कि उस फांक को सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। ऐसा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक एक फांक को उठाया, अपनी नाक के पास लेकर गए, उसको सूंघा, उसका रसास्वादन किया, यानी कि उसका स्वाद मन ही मन में लिया और एक एक करके सारी फांकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, ये है खानदानी रीसी का तरीका। लेखक कहते हैं कि नवाब साहब ने धीरे धीरे करके सारी फांकों को बाहर फेंक दिया और उसके बाद अपने हाथ तौलिए से साफ किए, तौलिए से अपने होंठों को पोंछ लिया और ऐसा करके शायद वह बहुत ही गर्व अनुभव कर रहे थे और उन्होंने गर्व से ही लेखक की ओर देखा और देखते हुए ऐसा लगा कि मानो वो हमसे कह रहे हो कि जैसे ये है खानदानी रीसों का तरीका, कि जो खानदानी रीस होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। खानदानी रीस जो है वो चीज़ को लेते हैं, मन ही मन में उसका स्वाद लेते हैं, खाने का अगर मन हो तो भी उसको खाते नहीं हैं, अपनी नवाबी दिखाने के लिए, अपनी रीसी दिखाने के लिए उसे ऐसे ही फेंक देते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए थे। लेखक कहते हैं कि हमें अब ऐसा महसूस हो रहा था कि नवाब साहब ने अपने खीरे की जो तैयारी की थी और जो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया था, ऐसा करके शायद वो थक चुके थे और थक कर वो लेट गए थे। हमें तस्लीम से सिर खम कर लेना पड़ा। ये है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। कहते हैं कि हमें तस्लीम से, यानी कि बहुत ही सम्मान से सिर खम कर लेना पड़ा, कि हमें अपने सिर को नीचा कर लेना पड़ा और ये सोचने पर हम मजबूर हो गए कि ये है खानदानी तहजीब। तहजीब क्या है? शिष्टाचार। कहते हैं कि यही है खानदानी तहजीब, यानी कि क्या यही है खानदानी शिष्टाचार। नफासत, नफासत क्या है? स्वच्छता। और नजाकत, नजाकत का अर्थ क्या है? कोमलता। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या अब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीकों से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? लेखक कहते हैं कि जिस तरीके से नवाब साहब ने खीरे को काटा, सूंघा और मन ही मन में उसका स्वाद लिया, एक कल्पना से ही उनको इसकी संतुष्टि हो गई। क्या कहते हैं कि इसे एक रहीसी तरीका तो जरूर कहा जा सकता है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा करने से उदर की तृप्ति होती है? यानी कि क्या हमारा पेट भर सकता है? लेखक कहते हैं कि ऐसा करने से हम अपनी रहीसी का प्रदर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा पेट जो है वो तो कुछ खाने को मांगता है। हमारे पेट की तृप्ति सिर्फ इतना करने से नहीं होती, हमारी भूख नहीं शांत हो सकती। भूख शांत करने के लिए हमें उस चीज को खाना ही पड़ेगा। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। लेखक कहते हैं कि नवाब साहब ने एक ऊंचा सा डकार लिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। लेखक कहते हैं कि नवाब साहब ने
एक ज़ोर से जब डकार लिया तो उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने हमारे से कहा कि खीरा लजीज होता है। लजीज होता है यानी कि बहुत ही अच्छा होता है, खाना में बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। कहते हैं कि होता है शकील यानी कि बहुत आसानी से ना पचने वाली जो चीज़ होती है उसे कहा जाता है शकील। कहते हैं कि होता तो खाने में बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, जब इसका स्वाद लो तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, लेकिन ऐसा होता है जो कि खाने में जल्दी से हजम नहीं होता और ये शरीर के ऊपर अधिक बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। लेखक कहते हैं कि हमारे ज्ञान चक्षु जो थे वो खुल गए और हमें इस बात का पता चल गया कि ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। लेखक अपने आप से ही पूछते हैं कि अगर खीरे की सुगंध लेने से और उसके स्वाद की कल्पना से ही अगर पेट भर सकता है और बिना खाए ही एक डकार आ सकता है, तो क्या बिना विचार, घटना और पात्रों के सोचने मात्र से ही एक कहानी क्यों नहीं बन सकती। लेखक कहते हैं कि शायद ऐसा कर्म करने मात्र से ही एक नई कहानी का निर्माण हो सकता है, एक नई कहानी बन सकती है। इसमें लेखक ने एक कहानी लिखने के उद्देश्य से सेकंड क्लास के डब्बे का टिकट खरीदा, उसमें सफ़र करना चाहा, सिर्फ इसी कारण से कि वो डब्बा एकांत होगा और उन्हें आसानी से अपनी कहानी जो है वो मिल जाएगी। परंतु नवाब साहब के हाव भाव और उनके खीरे खाने की तैयारी को देखकर लेखक कहता है कि अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि बिना घटना, पात्र और विचार के भी एक नई कहानी लिखी जा सकती है। क्यों? कहते हैं कि हर एक कहानी का निर्माण करने के लिए विचार भी होने चाहिए, कोई ना कोई घटना भी हमारे आसपास होनी चाहिए जिसको देखकर हम कहानी का निर्माण कर सके, पात्र भी होने चाहिए। कहते हैं लेकिन अगर ऐसा करना जरूरी है तो क्या बिना खाए हमारे पेट की तृप्ति हो सकती है, हमारे मन की तृप्ति हो सकती है? तो लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं, संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये थी आज की हमारी कहानी लखनवी अंदाज। आशा है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये पाठ जो है वो आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये पाठ समझ में आया है, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।